हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के संप्रदाय। देखिए, यदि हम मनोविज्ञान के संप्रदायों पर डिस्कस करेंगे तो एक कई पार्ट में वीडियो हो सकता है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, विदाउट स्किप किए देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, यदि हम मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात करें तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद। इसका प्रारंभ विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी में किया गया था और ये 1879 में जब इन्होंने जर्मनी के लिप्सिंग नामक सिटी में साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी या प्रयोगशाला स्थापित की थी, वहीं से संरचनावादी विचारधारा विलियम वुंट के द्वारा प्रारंभ हो गई थी। बट आगे चलकर उनके शिष्य टिचनर ने 1892 में कॉर्निंग विश्वविद्यालय में संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना की। तो यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। फर्स्ट कि संरचनावाद का प्रारंभ किसने किया, तो ये कहलाएगा विलियम वुंट, और यही विचारधारा आगे चलकर विलियम वुंट के जो शिष्य थे टिचनर, उनके द्वारा एक संप्रदाय के रूप में इसे स्थापित किया गया। इस संरचनावाद को अंतर्निरीक्षणवाद या अस्तित्ववाद भी कहते हैं। यहाँ दो वर्ड है, इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्टिव, और अस्तित्ववाद। अंतर्निरीक्षणवाद क्यों कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि विलियम वुंट ने अपने प्रयोज्यों को यह कहा कि आप अपने मन की संरचना को देखिए और मन की संरचना को देखकर समझकर स्टडी कीजिए। तो यहाँ पर जिस पर स्टडी या एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे वो विलियम वुंट के कौन थे, प्रयोज्य या क्लाइंट थे। तो वो उनके मन की संरचनाओं को जानने की कोशिश कर रहे थे। किसके द्वारा? इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा। इसलिए इसको इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्निरीक्षणवादी विचारधारा भी कहा गया और आगे चलकर इस संप्रदाय का नाम अंतर्निरीक्षण संप्रदाय भी कहलाया। वादी क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि यहाँ मन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को लेकर कि वो किस तरह का है, कैसा है, इसको लेकर प्रयोग किए गए थे, वर्क किया गया था। इसलिए अस्तित्ववादी संप्रदाय भी इसको कहा गया। तो संरचनावादी संप्रदाय में टिचनर चेतन अनुभूतियों को अपने अध्ययन का विषय वस्तु मानते थे, या ये कहते थे कि ये अनुभव का विज्ञान है जो चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करता है। टिचनर ने चेतन या मन में अंतर किया कि चेतना अलग चीज है और मन अलग चीज है। जैसे कि अभी हमने स्टडी किया कि मनोविज्ञान का विकास क्रम, तो मनोविज्ञान पहले मन मस्तिष्क का अध्ययन करता था। आगे चलकर विलियम वुंट और टिचनर के द्वारा चेतना का अध्ययन बना। तो इन्होंने मन से चेतना का अध्ययन ऐसा कब होगा, जब मन और चेतना में अंतर होगा। देखिए, मन को टिचनर और विलियम वुंट ने अलग अलग एक्सप्लेन किया है। टिचनर के अनुसार कॉन्शियस का मीन्स है वे सभी एक्सपीरियंसेस जो दिए गए निश्चित क्षण में अनुभूत होते हैं या फील होते हैं। दिए गए क्षण मीन्स एक निश्चित टाइम जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, इसको तय किया गया है। अब देखिए, आप मेरे साथ में हैं तो अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं, ये एक निश्चित टाइम या समय हो गया। इस टाइम में जो आप में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो एक्सपीरियंस का प्रेजेंटेशन हो रहा है, उसे कहा जाएगा चेतना। मीन्स हम अभी कॉन्शियस में हैं, चेतना अवस्था में है। और मन के लिए क्या कहते हैं? देखिए, मन का मीन्स वे सभी एक्सपीरियंस जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। तो अंतर है चेतन
दिए गए क्षण में उपस्थित अनुभव और मन में क्या ऐसे अनुभव जो जन्म से ही मौजूद होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे तो कई सारे अनुभव आप में निहित हैं। आप बोलेंगे बचपन में हम ऐसे खेलते थे, हमारे पेरेंट्स ऐसे केयर करते थे। वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो जन्म से आप में लगातार बन रहे हैं, वो मन में कहीं न कहीं हैं, अचेतन मन में कहीं न कहीं वो विद्यमान रहते हैं। इसलिए मन तो जन्म से प्राप्त होने वाले अनुभवों को कहा जाता है, या मन में जन्म से प्राप्त होने वाले अनुभव निहित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जबकि चेतन में किसी निश्चित दिए हुए क्षण में प्राप्त होने वाले अनुभव निहित होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं और माइंड या मन किसे कहते हैं टिचनर के अनुसार, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज, इन्होंने साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को चेतना के अध्ययन का विषय माना, मन को चेतना से अलग किया और मन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो मन के 3 तत्व बताए किसने? टिचनर ने, और कहा कि चेतना जो है वो 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। एलिमेंट्स में किसी भी चीज को बनाने में जो जो चीजें शामिल होती हैं वो तत्व कहलाती हैं या एलिमेंट कहलाती हैं। और इनका कहना था कि जो चेतना होती है या कॉन्शियस होता है वो कब होगा? जब इसमें 3 तत्व या एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? तो फर्स्ट है सेंसेशन या संवेदना, सेकंड है भाव या अनुराग यानी फीलिंग, और थर्ड है प्रतिमा या प्रतिबिंब जिसे इमेज कह सकते हैं। सबसे पहले सेंसेशन को समझते हैं। व्हाट इज सेंसेशन? इसका मतलब है कि जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे प्राप्त जो अनुभव होते हैं, कौन से अनुभव? प्राथमिक अनुभव। तो उन्हीं प्राथमिक अनुभवों को सेंसेशन का या संवेदना का नाम दिया जाता है। सेंसेशन बना है सेंसेस से। 5 सेंसेस हैं, देखिए कैसे कैसे काम करते हैं। आगे हम डिटेल से स्टडी करेंगे, अभी हम थोड़ा सा लिटरेरी मीन्स समझ लेते हैं। आप मेरी बात को सुन रहे हो, आपका ईयर सेंस यानी श्रवणेंद्रिय, ऑडिटोरी जो कि वर्क कर रहा है। आप मुझे देख पा रहे हो यानी आई सेंस मीन्स नेत्र की क्षमता जो इस चीज को देख पा रही है। आपको अचानक बाहर से कहीं खुशबू आ रही है, आप उसका आनंद ले रहे हो या उसे सूंघ पा रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो ये आपकी घ्राण या नोज के बेसिस पर ही हो रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल रही है। वो कहाँ से मिलती है? आपके सेंस ऑर्गन से। ओके, हमारे सेंसेस हमारे लिए किसी भी बाहरी उद्दीपकों के प्रति सिलेक्शन करती है और उस सिलेक्शन वाली सभी बातों को मस्तिष्क में ग्रहण करती है, और मस्तिष्क में जाने पर हमारा जो मस्तिष्क है या ब्रेन है इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इंटरप्रिटेट करता है और उसे मीनिंग देता है। तो वो ये इंफॉर्मेशन सेंसेस से प्राप्त होती हैं, उसे रिसीव करके ब्रेन तक जाने के लिए एक्टिव करने का प्रोसेस ही सेंसेशन कहलाता है। टिचनर क्या कहते हैं? चेतन जो है कई तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पहला तत्व है सेंसेशन या संवेदना। तो क्लियर है। भाव या अनुराग, भाव या फीलिंग, और अनुराग यानी अफेक्शन। हमें जो फीलिंग्स होती है, जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो ये भाव यानी महसूस करने का भाव, फीलिंग्स जो है कहाँ होती है? चेतना में होती है। चेतन है तो अनुभव होगा, नहीं है तो अनुभव नहीं होगा। देखिए कैसे आप सभी मेरे साथ जुड़े हो, मेरे को सुन रहे हो, अचानक से बाहर टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, तो जो बाहर से जो टेम्परेचर डाउन हुआ, इस टेम्परेचर को आपकी स्किन द्वारा महसूस किया गया या महसूस करना हो गया संवेदना। इसको महसूस करने के बाद क्या फीलिंग हुई?
कि ठंड लगने से सर्दी होगी, फैन बंद कर देना चाहिए या गर्म कपड़े यूज़ करना चाहिए। तो सेंसेशन के बाद आपके मन में जो फीलिंग हुई ये कहलाते हैं आपके सेंसेशन के प्रति भाव या फीलिंग। फ्रेंड्स, भाव या अनुराग, इसके अतिरिक्त इसमें जब इमोशन होते हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इन संवेगों और मूल प्रवृत्तियों से भी भाव, फीलिंग या अफेक्शन जुड़े होते हैं। तो ये सब भी कब होते हैं? तो फ्रेंड्स, जब हम कॉन्शियस में होते हैं, या यूँ कहें ये एक चेतन का एलिमेंट्स है या तत्व है जिसे भाव या अनुराग कहते हैं। थर्ड, प्रतिमा, इमेजेस या प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिमा या इमेजेस क्या है? प्रतिमा का मीन्स जैसे कि हमारे सामने एक मूर्ति बना दी जाए तो कह दिया जाए कि महाराणा प्रताप की ये मूर्ति है या प्रतिमा है, तो हम उसे एज इट इज़ फॉलो करते हैं, उसे समझते हैं या उसकी इमेज बनाते हैं। इसका मीन्स होता है कि हमारे मस्तिष्क में बनने वाले बिंब या प्रतिमा। ये कैसे बनते हैं बिंब या प्रतिमा? अचानक से आप मेरे साथ जुड़िए और बाहर जोरदार आवाज से बिजली कड़कती है। यूं ही आपने बिजली कड़कने की आवाज को सुना। इन आवाज को सुनते ही तुरंत आपके मस्तिष्क में इमेज बनती है कि ये जो साउंड है वो बिजली कड़कने की है। आप पढ़ रहे हो तो अचानक से किसी ने आवाज दी और यूं ही आपका नाम लिया। आपने उसकी वॉइस को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कोई बुला रहा है और तुरंत इमेज बनी, एक प्रतिबिंब बना कि मुझे उस पर्सन ने बुलाया। आप बैठे हैं, अचानक से आपको बाहर से चाय की खुशबू आ रही है, मसाला चाय बन रही है, अच्छी वाली बन रही है। ज्यों ही आपने खुशबू महसूस की, तुरंत आपके मन में इमेज बनती है और वहाँ चाय बन रही होती है। तो ये इमेज या प्रतिबिंब हो गया। इन्हें ही कहा जाता है प्रतिमान। तो ये तीनों एलिमेंट्स यानी सेंसेशन, फीलिंग एंड इमेज अगर मौजूद हैं तो वही कॉन्शियसनेस है, और तीनों नहीं है तो कॉन्शियस नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे जब मैं बताऊंगी तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो समझिए चेतन स्थिति कब होगी? जब व्यक्ति को संवेदनाएं प्राप्त हो रही होंगी, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव प्राप्त हो रहे होंगे, जब व्यक्ति में भाव, फीलिंग या अफेक्शन बन रहे होंगे, जो व्यक्ति में इमेज बन रहे हैं, यानी कहाँ बन रहे हैं? मस्तिष्क में। तो ये अवस्था हो गई चेतन अवस्था। और जब ये नहीं बन रहे होते हैं तो फिर वो दूसरी अवस्था हो जाती है जिसे कहते हैं कि चेतन अवस्था नहीं है। ये किसके अनुसार है? टिचनर के अनुसार। टिचनर ने इन सारी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए साइकोलॉजी में जिस मेथड को इम्पोर्टेंस दिया वो है इंट्रोस्पेक्टिव या अंतर्दर्शन विधि। इसमें व्यक्ति अपने अंदर में देखता है, यानी अपने भीतर झांकता है, निरीक्षण करता है और फिर मस्तिष्क में बनने वाली संरचनाओं की व्याख्या करता है। इसलिए इसे इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कहते हैं। साइकोलॉजी में इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया। ये बहुत पुरानी विधि है साइकोलॉजी के स्टडी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, इसको लेके क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, संरचनावादी विचारधारा किसने दी? तो आंसर होगा आपका विलियम वुंट। संरचनावादी विचारधारा देने वाले व्यक्ति हमारे कौन थे? वो विलियम वुंट थे। लेकिन विलियम वुंट ने 1879 में प्रयोगशाला स्थापित की थी। उस प्रयोगशाला को विलियम वुंट के साथ आगे चलकर टिचनर ने काम शुरू किया, और टिचनर चूंकि उनके शिष्य थे इसलिए उनकी इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। आगे चलकर इसी विचारधारा को टिचनर ने 1892 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में एक संप्रदाय के रूप में स्थापित किया, और वह संप्रदाय था संरचनावादी संप्रदाय। इसलिए संरचनावादी संप्रदाय के जनक पूछा जाए तो आंसर आपका होगा टिचनर।
संरचनावाद या संरचनावादी विचारधारा के जनक पूछा जाए तो आपका आंसर होगा विलियम वुंड। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो एक बार इन्हें इन शॉर्ट रिवाइज करके ही हम आगे स्टडी करेंगे। पहली चीज़, संरचनावादी विचारधारा के जनक कौन थे, तो आपका आंसर होगा टिचनर। दूसरी चीज़, इन्होंने कहाँ शुरू की, तो आंसर आपका होगा कॉर्नेल विश्वविद्यालय में। कब स्थापित किया, आंसर होगा 1892 में टिचनर ने किया था। किस किस चीज़ में डिफरेंसेस बताया टिचनर ने, तो आंसर आपका होगा चेतन और मन में अंतर किया। क्यों अंतर किया, तो आंसर होगा कि साइकोलॉजी में मन का अध्ययन होता था, अब इन्होंने आगे चेतना का अध्ययन किया, इसलिए दोनों में अंतर करना आवश्यक था। इनके शब्दों में चेतना क्या है, जिसमें किसी निश्चित दिए हुए क्षण में प्राप्त होने वाले अनुभव उपस्थित होते हैं, उसे चेतना कहते हैं। मन क्या है, मन में कौन से अनुभव होंगे, जन्म से लगातार अनुभव कहाँ शामिल होंगे, मस्तिष्क में शामिल होंगे। तो टिचनर ने चेतना के कितने तत्व दिए, पहला संवेदना या सेंसेशन, दूसरा भाव या अनुराग यानी फीलिंग या अफेक्शन, तीसरा है प्रतिमान या प्रतिबिंब। मेथड्स कौन से हैं, संरचनावादियों के अनुसार अंतर्निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्टिव। तो क्लियर है कि स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावादी संप्रदाय क्या है। तो अब हम नेक्स्ट संप्रदाय पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इसका दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद की स्थापना 1890 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के द्वारा की गई। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक के माध्यम से विलियम जेम्स ने प्रकार्यवादी संप्रदाय की स्थापना की, लेकिन यह एक अनौपचारिक स्थापना की गई थी। आगे चलकर औपचारिक रूप से जॉन डीवी, एंजिल तथा कॉर्ड के द्वारा इसे औपचारिक रूप से संप्रदाय के रूप में स्थापित किया गया। इस संप्रदाय में मनोविज्ञान की वस्तु या विषय वस्तु अथवा इसका अध्ययन चेतना को माना, साथ ही साथ चेतना क्यों है, कैसे है, क्या कार्य करती है, एंड हाउ कॉन्शियस फंक्शंस, इस पर महत्व प्रदान किया गया था। मनोविज्ञान की विषय वस्तु इसको माना गया था। इस विचारधारा में, इस संप्रदाय में मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया गया था। इसकी कार्यात्मक उपयोगिता पर यानी चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया गया था। इस संप्रदाय में मनोविज्ञान की विषय वस्तु में दो चीज़ों को महत्व प्रदान किया गया था, मेंटल प्रोसेस एंड फंक्शन। तो फ्रेंड्स, एक साइकोलॉजिस्ट है जो कोलंबिया में रहने वाले थे, उनका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ प्रकार्यवादी संप्रदाय के समर्थक हैं, प्रकार्यवादी रहे हैं। वुडवर्थ ने सीखने की प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीज़ों को माना जिनका संबंध कॉन्शियस के फंक्शंस के साथ में है। पहला पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु जिसे कंटेंट्स कहते हैं, दूसरा शिक्षण विधियाँ, तीसरा मापन। तीनों मिलकर मस्तिष्क में संरचनाओं को महत्व प्रदान करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि प्रकार्यवादी विलियम जेम्स द्वारा 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की बुक के द्वारा स्थापित हुआ और आगे चलकर मनोविज्ञान का एक क्षेत्र या मनोविज्ञान की विचारधारा या मनोविज्ञान का एक संप्रदाय बना। तो फ्रेंड्स, प्रकार्यवाद को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है? विलियम वुंड। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। कब? 1890 में। इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक के द्वारा इन्होंने इस संप्रदाय को अनौपचारिक रूप से स्थापना की। स्थापना करने वाले में पहला नाम कौन है? जॉन डीवी, जो कि शिक्षा शास्त्री हैं। दूसरा नाम कौन है? एंजिल। और तीसरा नाम कौन है? कार्ड। तो ये तीनों व्यक्तियों ने इस संप्रदाय की औपचारिक रूप से स्थापना की।
इस संप्रदाय में चेतना को तो केंद्र माना ही, जैसे कि संरचनावाद में चेतना के साथ ही साथ मस्तिष्क की संरचना को भी महत्व प्रदान किया था। लेकिन यहाँ चेतना के ही दूसरे रूप को या एक दूसरे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। क्या है वो? कि चेतना क्यों है, कैसे कार्य करती है, दोनों चीज, फंक्शंस, व्हाई एंड हाउ, कॉन्शियसनेस। फंक्शंस प्रकार्यवाद पर बल दिया, न कि चेतना के तत्वों पर। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता को माना गया। किसको माना है? चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता को। देखिए, चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता, फंक्शनल यूटिलिटी का मीन्स है कि जो हमारा चेतना है वो कैसे कार्य करता है और उसकी उपयोगिता क्या है, कैसे कार्य करता है, हाउ हो गया, और क्यों कार्य करता है, वो ये उसकी उपयोगिता होगी। तो देखिए, किस चीज़ की स्टडी करने में हमारे चेतन का हमारे द्वारा होने वाले दैनिक गतिविधियों के साथ संबंध स्थापित किया गया। और ये सब कौन सा प्रोसेस होता है? मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया का ही एक भाग है। तो आगे देखते हैं, प्रकारवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध किससे है? मानसिक प्रक्रियाओं से है, मेंटल प्रोसेस से है। मेंटल प्रोसेस का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है मानसिक टर्म, पक्ष जो होता है, यानी हमारा उसमें होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज जो है, उसकी सारी प्रक्रियाओं को ही मेंटल प्रोसेस कहते हैं। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपको संवेदनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो ये संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंच रही हैं और ब्रेन इसको एनालाइज कर रहा है, मीनिंग दे रहा है, और उससे आपके एक्सपीरियंसेस डेवलप होते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो लर्निंग के रूप में आप में प्रेजेंट या सृजित होते हैं। तो ये क्या हुआ? सारा का सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कौन सा टर्म है? तो ये मेंटल टर्म या पक्ष है। ये जो टर्म है, इस टर्म में होने वाली सारी प्रोसेस क्या कहलाएंगी? मेंटल प्रोसेस या मानसिक प्रक्रियाएं। मेंटल प्रोसेस या प्रकार्य यानी फंक्शन, किसका फंक्शन? हमारे ब्रेन का। यानी जो ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, इसको किससे संबंधित मान रहे हैं? मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित मान रहे हैं। कौन? प्रकार्यवादी विचारधारा। एक कोलंबिया में प्रकार्यवादी और हैं जिनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ सीखने को एक प्रक्रिया या प्रोसेस मानते हैं। किसका प्रोसेस? मेंटल प्रोसेस। कैसे? फंक्शन के बेसिस पर। और इस सीखने में मानसिक प्रक्रिया में दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया। इसमें क्रियाविधि। क्रियाविधि का मीन्स आप मेरे साथ साइकोलॉजी लर्न कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, सीखने की जो क्रियाविधि है, क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से साइकोलॉजी हमारे मस्तिष्क में सीखी जाती है, या साइकोलॉजी को सीखने वाली या मस्तिष्क में किस तरीके से होती है क्रियाएं, उस तरीकों को हम मैकेनिज्म या विधि, किसकी? क्रिया की विधि तथा चालक या ड्राइव को इंपॉर्टेंट दिया। किसने? वुडवर्थ ने। पहला किसको? क्रियाविधि को। दूसरा किसको? चालक या ड्राइव को इंपॉर्टेंट दिया। तो ये ड्राइव या चालक क्या है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ड्राइव का मीन्स होता है फ्रेंड्स ऐसी उत्तेजना या हलचल जो किसी भी क्रिया को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। ले लीजिए भूख को ही एग्जाम्पल के रूप में। तो भूख कुछ गतिविधियां करेगा, कुछ मेंटल प्रोसेस करेगा और कुछ मेंटल प्रोसेस के द्वारा भोजन को प्राप्त करेगा। तो ये कहलाता है ड्राइव या चालक। किसने बोला? वुडवर्थ ने। किसको महत्व दिया? पहला क्रियाविधि को और दूसरा चालक या ड्राइव को। इस संप्रदाय में सीखने की प्रक्रिया में तीन चीज़ों को और महत्व दिया गया। किनको? पहला पाठ्यक्रम, कंटेंट्स यानी विषय वस्तु, और दूसरा है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, और तीसरा है मापन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए तीन चीज़ें हैं। पहली क्या है?
कि हमें क्या सीखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए किसी भी चीज़ का, उस कंटेंट को कैसे सीखना है, कौन से तरीके होंगे, कौन सी विधियां होंगी। और तीसरी चीज़ है कि जिस कंटेंट को जिन विधियों के द्वारा सीखना है उसको हम कितना सीख पाए, इसको मापने के लिए मापन की विधि का यूज़ करते हैं। ये सभी प्रोसेस के रूप में होते हैं और इस प्रोसेस में तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं। ऐसा नहीं है कि सीखने की प्रक्रिया में केवल एक ही चीज़ मिलकर होती है, नहीं, बल्कि तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है। इसे हम कहते हैं सीखने की प्रक्रिया। लर्निंग प्रोसेस को इस तरह से समझ सकते हैं आप। पहला विषय वस्तु या कंटेंट्स, दूसरा है विषय वस्तु को सीखने की विधियां, लर्निंग मेथड्स, एंड तीसरा है मेजरमेंट या मापन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यहाँ पर प्रकार्यवाद जो है वो कॉन्शियसनेस या चेतना कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इसकी कार्यात्मक उपयोगिता क्या है, इस पर बल देता है। इससे पहले हमने जाना संरचनावाद, तो एक बार दोनों का थोड़ा सा कंपैरेटिव समझते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, पहली चीज़, दोनों समकालीन हैं। 1890 में प्रकार्यवाद और 1892 में संरचनावाद। संरचनावाद में क्या था, इसमें चेतना के ऊपर इम्पोर्टेंट दिया गया था। मन और चेतना, माइंड एंड कॉन्शियसनेस को अलग अलग करके बताया गया था। चेतना के तत्व कौन कौन से हैं, चेतना या कॉन्शियसनेस कैसे बनी है, ये क्या है, इस चीज पर बल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर चेतना क्यों और कैसे काम करती है, कॉन्शियसनेस जो है वो वाई एंड हाउ फंक्शन, इस पर बल दिया गया है। दोनों में अध्ययन का क्षेत्र चेतना ही है, लेकिन चेतना के ही दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर अलग अलग संप्रदाय में अध्ययन किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो समझने की बात यह है कि कौन सा काल था मनोविज्ञान के अध्ययन का, तो यह वह काल था जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन करने वाला मानता था। इस चेतना या कॉन्शियस के अध्ययन में पहले संरचनावादी विचारधारा, इसके सिमिलर ही प्रकार्यवादी विचारधारा विकसित हो रही थी। तो अब हमने दो संप्रदायों को समझा। थैंक्स।